अगर आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे कि किसी व्यक्ति ने है जो एक बुक पब्लिश की है, वो इस पार्टिकुलर एक ईयर में है, उसकी डेथ हो गई और इसकी जो बुक है वो इस पार्टिकुलर ईयर में पब्लिश हुई है, तो उसके जो है राइट हैं वो कहाँ तक एक्सटेंड होंगे, कितने साल तक उसके पास में कॉपीराइट होगा। तो ऐसे किसी क्वेश्चन में आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, और अगर ये क्वेश्चन आया है तो उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे यूजीसी नेट लॉ पीवाईक्यू में है जो पूछा गया है। अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू द लर्न नोट्स फॉर यू। मैं हूं नरेश कुमार, एक बार फिर से आप सभी के सामने पेश है यूजीसी नेट लॉ पीवाईक्यू सीरीज में से एक और सब्जेक्ट आईपीआर का। यानी कि आईपीआर में जितने भी हैं कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और ये जो डिजाइन एक्ट है वगैरह वगैरह, जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी से रिलेटेड वो सेग्रीगेट करके इस एक पार्टिकुलर आईपीआर की जो सीरीज है उसमें लेके आया हूं। ये है इसका पार्ट 3, 2 पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हैं, और पार्ट 3 के बाद में अगर आप बाकी के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो वो आपको मिलेंगे कोर्सेज में, जो कि आप लर्न नोट्स फॉर यू ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इन सभी क्वेश्चंस को आप एज ए टेस्ट सीरीज के फॉर्म में हैं वो अटेम्प्ट करके भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि हमें इस क्वेश्चन में दो लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। एक तरफ है कन्वेंशन भी हैं, प्रोटोकॉल्स भी हैं और एक सिस्टम भी दिया गया, और इनको मैच करना है उसमें क्या चीज प्रोवाइड की है या किससे रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए है, वो क्या कहता है कि एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, ये किससे रिलेटेड है। जब हम इस कंसेप्ट की बात करते हैं तो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है उसको एक और नाम से जानते हैं। वो क्या है, उसको हम कुछ और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, पेयर ऑफ कीज, पब्लिक की, प्राइवेट की फॉर डिक्रिप्शन। ये कुछ वर्ड आपने सुने होंगे। कब सुने होंगे? जब आपने आईटी एक्ट पढ़ा होगा। आईटी एक्ट 2000 आईटी एक्ट है वो 2000 वाला, वो आपने जब पढ़ा है तो उसमें ये वर्ड हाँ आपको देखने को मिले होंगे। तो जब हम इन वर्ड्स को देखते हैं तो यहां पर सिर्फ ओनली एंड ओनली एक ऐसा वर्ड है जो कि इनसे कहीं ना कहीं रिलेट करता है, तो वो है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे इस सिस्टम से है वो रिलेटेड है, और ये एक आईटी एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, उसका एक कोर कंसेप्ट है जो कि डिजिटल सिग्नेचर को यहाँ पे लीगलाइज करता है ये एक्ट। क्लियर। नेक्स्ट बी, रोम कन्वेंशन। रोम कन्वेंशन है वो किससे रिलेटेड है, ये है कब की, तो अगर हम बात करें रोम कन्वेंशन की तो वो है 1961 की, और ये रिलेटेड है नेबरिंग राइट। नेबरिंग राइट का मतलब क्या है कि जब आपके पास में कोई कॉपीराइट मटेरियल है, उसके ऊपर मान लीजिए किसी ने बुक है उस पर फिल्म बनाई है, तो उसके साथ में कुछ और राइट्स आते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर का राइट है, जैसे कि परफॉर्मर है उसमें उसके राइट हैं, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके राइट हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इनको नेबरिंग राइट या रिलेटेड राइट भी कहते हैं, इसमें कवर होती हैं। तो इन सभी चीजों को कवर करने के लिए ये कन्वेंशन आई थी। देन आती है पेरिस कन्वेंशन 1883 की, और ये रिलेटेड है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं, जैसे कि ये रिगार्डिंग है पेटेंट से, ट्रेडमार्क ट्रेड नेम से, इंडस्ट्रियल को डिजाइन है उनसे। तो ऐसे जो पेटेंट्स हैं या यूनिकनेस हैं, जो ऐसी जो आईपीआर में यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कवर होने वाली चीजें हैं वो इसमें कवर होती हैं। देन आती है मद्रिद प्रोटोकॉल, जो कि स्पेशली ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है इंटरनेशनली, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे अब ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन है वो कैसे होता है, उन सारी चीजों से मद्रिद प्रोटोकॉल है वो रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ए का 4 है और बी का 1 है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका 3 क्या होगा, राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था इंट्रो में। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहता है कि हमें है जो एक्सपायरी टर्म के अकॉर्डिंग कॉपीराइट की, इसको असेंडिंग ऑर्डर में है, इन सभी केसेस को है वो सेट करना है। तो चलिए पहले आप इनकी एक्सपायरी डेट क्या है वो देखते हैं कॉपीराइट की, फिर उनको अरेंज करेंगे ऑर्डर में। सबसे पहले हमारे पास में ए राइट्स, एक व्यक्ति है, ऑथर है, वो बुक राइट करता है 1 अक्टूबर 2000 को, और 2 तारीख की उसकी हो जाती है 2001 में अक्टूबर में डेथ। तो अब इसका जो कॉपीराइट है वो कब एक्सपायर होगा, इसके लिए हमें पता होना चाहिए सेक्शन 22, जो कहता है कि एक कॉपीराइट की टर्म है वो क्या होती है, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर, लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस
60 ईयर कहां से? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर इन विच द ऑथर डाई, यानी कि ऑथर डाई हुआ है 2001 को, उसके नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से शुरू होकर के 60 ईयर तक। तो इसका जो है एक्सपायरी टर्म है वो क्या होगा? 31 दिसंबर 2061। ओके, तो ये इसकी एक्सपायरी डेट है। उसके बाद में आता है बी। इसमें क्या कहा गया है कि एक बुक है इज रिटन बाय द एनोनिमस ऑथर, ऑथर का हमें नहीं पता है, एंड पब्लिश्ड ऑन 1/10/2000, एंड जो आइडेंटिटी है उस ऑथर की वो डिस्क्लोज हो जाती है यानी कि 2 नवंबर को 2000 में, एंड ऑथर है वो डाई हो जाता है 3 दिसंबर 2000 को। तो अब इसकी जो है वो किस तरीके से डिटरमाइन होगी? तो इसके लिए हमारे पास में सेक्शन है, तो इसके लिए जो सेक्शन है वो होगा 23। और किस तरीके से इसको है जो कैलकुलेट करेंगे हम? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो एनोनिमस वर्क होते हैं उनके लिए किस तरीके से है जो क्या है जो टाइम पीरियड होता है। एज पर द 23 की एक कंडीशन तो ये होती है कि जब बुक पब्लिश होती है उसके 60 ईयर तक का, ठीक है, उसके नेक्स्ट कैलेंडर से हम काउंट करते हैं। दूसरी कि अगर ऑथर की अगर आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती है तो उस टाइम पे जो एक्सपायरी है वो क्या होगी? वो होगी लाइफ प्लस 60 ईयर। ओके, तो इस केस में क्या है? बुक पब्लिश हुई है 2000 में 1 अक्टूबर को, ठीक है, ऑथर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है 2 नवंबर 2000 को, और जो ऑथर है वो डाई हो जाता है 3 दिसंबर 2000 को। तो यहां पर जो ऑथर की है आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो चुकी है, तो यहां पर लाइफ टाइम उसका प्लस 60 ईयर होंगी टर्म। तो कॉपीराइट है जो कहां से काउंट होगा? वो होगा उसकी 1 जनवरी से 2001 से, यानी कि नेक्स्ट ईयर से, और वो है एक्सपायर कब होगा? 31 दिसंबर 2060। ओके, 60 ईयर हो गई। तो ये होगी 2 की। नेक्स्ट आता है एक गवर्नमेंट वर्क पब्लिश्ड ऑन 3 दिसंबर 2000। तो इसकी एक्सपायरी क्या होगी? तो गवर्नमेंट वर्क के लिए हमारे पास सेक्शन है 28, और इसका जनरली काउंट होता है जिस दिन वर्क पब्लिश हुआ है उसके नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से 60 ईयर। तो इसका क्या होगा? 31 दिसंबर 2060। ओके, नेक्स्ट आता है ऑथर डाई ऑन 3 दिसंबर 2002, एंड उसका वर्क जो पब्लिश हुआ है ऑन 2 जनवरी 2003 में, यानी कि उसकी डेथ के बाद में। तो इस तरीके के जो पब्लिकेशन है, इस तरीके की जो वर्क है उसको क्या कहते हैं? पोस्टुमस वर्क, जो कि सेक्शन 24 में है, इसके रिगार्डिंग प्रोविजन है वो दिए गए हैं। तो इसका जो टर्म है वो कैसे डिटरमाइन होगा? जब भी किसी ऑथर का जो वर्क है वो पब्लिश होता है उसकी डेथ के बाद में, तो उसकी जनरली काउंटिंग होती है जिस दिन वो पब्लिकेशन हुआ है उसके नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से लेकर के 60 ईयर तक। तो इसकी जो नेक्स्ट जो है कैलेंडर ईयर से काउंट करके इसके 60 ईयर बनते हैं, वो बनते हैं 31 दिसंबर 2063 तक के, यहां तक है जो इसके 60 ईयर हो जाएंगे। तो ये इसकी एक्सपायरी डेट है। देन आता है एक सिनेमाटोग्राफी फिल्म जो कि पब्लिश हुई है 5 जनवरी 1999 को। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम प्रोविजन देखें तो वो हमें 26 में देखने को मिलते हैं सेक्शन में। और अगर टर्म की बात करें तो वो किस तरीके से काउंट होगा? वो होगा इसके 60 ईयर जिस भी नेक्स्ट कैलेंडर ईयर है जिस टाइम ये जो फिल्म है पब्लिश हुई है उससे, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो है एक्सपायरी टर्म क्या होगा? 31 दिसंबर 2059। तो ये इसका क्या होगा? एक्सपायरी डेट होगी। तो अब इन सभी को हमें करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट। तो इसकी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इसको सेट करने के लिए तो सबसे पहले हमारे पास में है ई है 59 का। देन उसके बाद में है बी, एक्चुअल में बी और सी है उसका सेम ही एक्सपायरी टर्म है, तो यहाँ पे बी और सी भी हम लिख सकते हैं और सी और बी भी लिख सकते हैं। फिर आता है उसके बाद में ए जो कि 61 का है ये वाला। फिर आता है लास्ट में डी जो कि 63 का है। तो इस क्वेश्चन में है जो ये 2 ऑप्शन है उसकी सेम एक्सपायरी होने की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। यहाँ पे 2 ऑप्शन है वो करेक्ट हो सकते थे, जिस वजह से एनटीए ने है जो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। जून 2023 में ये क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि जो बर्न कन्वेंशन है 1886 की वो किससे डील करती है?
तो ये जो कन्वेंशन है वो कॉपीराइट से रिलेटेड है। सिंपली ज्यादा इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला भी नहीं है, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क 1886, ये इसका कंप्लीट नेम है, जिसमें कि नेशनल ट्रीटमेंट, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन और इंडिपेंडेंट प्रोटेक्शन, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉपीराइट के रिगार्डिंग है वो डिस्कस की गई थी। देन आता है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि लिस्ट दी गई है हमें दो, एक तरफ केस लॉज हैं, दूसरी तरफ उनमें उनसे रिलेटेड एक कंसेप्ट है, वो हमें मैच करना है कि कौन सा केस लॉ कौन से कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो सबसे पहला हमारे पास में है ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीबी मोडाक 2006 का ये केस है, और ये केस जनरली है कॉपीराइट से रिलेटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये किस कंसेप्ट से रिलेटेड है, तो इसमें आप याद रखना ये है कॉपीराइट से रिलेटेड। ओके, और यहां पे अगर हम बात करें तो ये इससे रिलेटेड है मिनिमम ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट, ये इस कंसेप्ट से रिलेटेड है। इसके फैक्ट और बाकी के डिटेल डिसीजन है वो हम अलग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इन चीजों को बार बार डिस्कस करने लगे तो काफी लेंथी हो जाएगा ये, लेकिन फिर भी की कंसेप्ट है, की प्रिंसिपल किसी केस का है वो यहाँ पे जरूर मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में आता है बायर कॉर्पोरेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये केस कब का है, ये केस है 2009 का, और ये केस है वो रिलेटेड है कंपल्सरी लाइसेंस ऑफ पेटेंट्स के बारे में। इसमें एक ड्रग है उसकी, यानी कि कोई दवाई है उसकी पेटेंट के बारे में रिलेटेड, ये उसके पेटेंट से रिलेटेड था। ठीक है, उसके बाद में आता है आरजी आनंद वर्सेस ड्यूलेक्स फिल्म 1978 का ये केस है, और ये केस क्या है, रिलेटेड है एक आइडिया एक्सप्रेशन डिकोटोमी से रिलेटेड है। इसमें क्या था, एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूं रिलेटेड कंसेप्ट, ये वैसे कॉपीराइट से ही रिलेटेड है ये वाला कंसेप्ट, और इसमें क्या है, हम हिंदुस्तानी नाम का एक सीरियल था, प्ले था, उससे रिलेटेड ये मैटर है। हम हिंदुस्तानी, आरजी आनंद, डुप्लेक्स फिल्म, और इससे कॉपीराइट भी रिलेटेड है और आइडिया एक्सप्रेशन डिकोटोमी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है एनआर डोंगरे वर्सेस विरपूल कॉर्पोरेशन 1996 का केस है, जो कि बचा हुआ एक है प्रायर यूजर टेस्ट से रिलेटेड है, और ये केस है वो किससे रिलेटेड है, ट्रेडमार्क से रिलेटेड है। विरपूल जो ट्रेडमार्क था उनका, उससे रिलेटेड ये डिस्प्यूट था। आई होप इट इज क्लियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि जो रीसेल शेयर है, रीसेल शेयर राइट है इन ओरिजिनल कॉपी अंडर 53A ऑफ द कॉपीराइट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू, वो किस चीज को एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 53A किस किस को परमिट करता है, किस किस को यहाँ पे रीसेल करने के लिए अलाउ कर रहा है। तो जब हम यहाँ पे 53A का सब सेक्शन 1 पढ़ते हैं तो उसमें है जो ओरिजिनल कॉपी ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर और मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द लिटरेरी एंड ड्रामेटिक वर्क, ये तीनों चीजें हैं उसमें इंक्लूड हैं, स्पेसिफिकली उसमें मेंशन की गई हैं। तो ये तीन होंगी, लेकिन जब बात आती है सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स की तो वो उसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है। अब हमें ये कुछ स्टेटमेंट देखते हैं इनमें से कौन कौन सी है वो इनकरेक्ट हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि पेटेंट है आर ग्रांटेड टू इनकरेज इन्वेंशन। सिंपल सी बात, पेटेंट है जनरली इन्वेंशन को इनकरेज करने के लिए, ताकि लोग हैं जो पेटेंट के थ्रू उनको अगर मान लीजिए किसी ने कोई इन्वेंशन की है उसको पेटेंट के थ्रू प्रोटेक्ट करेगा ताकि उसकी कॉपी ना हो, तो ऐसे प्रोटेक्शन के लिए ही तो इनकरेज होता है। अगर मान लीजिए किसी के पास में पेटेंट्स नाम का कोई राइट ही नहीं है, कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, तो उसने कुछ इन्वेंशन किया, जस्ट दूसरे दिन उसने मान लीजिए 1 साल और उसने मान लीजिए 1-2 साल लगा करके उसमें मेहनत करके कोई चीज बनाई है, इन्वेंशन की है, और नेक्स्ट डे उसकी किसी ने कॉपी करके मार्केट में लॉन्च कर दी और उसने खूब मुनाफा कमाया, तो क्या कोई और व्यक्ति इस तरह की इन्वेंशन करेगा? नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे पेटेंट है वो क्या है, इन्वेंशंस को इनकरेज करने के लिए ग्रांट किए गए। तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट, जबकि हमें इनकरेक्ट चूज करनी है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ पेटेंट कंट्रीब्यूट टू द टेक्नोलॉजी इनोवेशन। जैसे अभी हमने जो है डिस्कशन किया है, सेम वही चीज है, ये प्रोटेक्शन है वो कंट्रीब्यूट करती है टेक्नोलॉजी इन्वेंशन के अंदर। थर्ड क्या कहता है कि पेटेंटेड इन्वेंशन है शैल बी अवेलेबल एट ए रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस। तो ये भी करेक्ट है। आपने कोई भी पेटेंट किया है, आपने कोई भी इन्वेंशन पेटेंट करवा लिया, तो ये नहीं है कि आप उसको एक्सट्रीमली जो है एक्सपेंसिव बेचना शुरू कर दो, नहीं, आपको उसको एक अफोर्डेबल प्राइस पे है वो रखना पड़ेगा, जिसके लिए भी काफी सारे प्रोविजंस हैं, कंपलसरी लाइसेंस जैसे कुछ प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है।
देन द इन्वेंशन शैल बी पब्लिश्ड बिफोर द अप्लाइंग फॉर द पेटेंट। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पेटेंट रजिस्टर करवाने के लिए सबसे पहला जो इसका एक एट्रीब्यूट कहें, एलिमेंट कहें, तो वो क्या है? नोवेल्टी है। इसको क्या कहते हैं हम? नोवेल्टी। नोवेल्टी का मतलब न्यू। वो चीज क्या होनी चाहिए? न्यू होनी चाहिए। न्यू का मतलब कि कभी कहीं पब्लिश नहीं हुई है, किसी को भी उसके बारे में नहीं पता है, वो पहली बार ही आई है आपके सामने। तो ये स्टेटमेंट कहती है कि वो पहले पब्लिश हो इन्हें अप्लाई करने से पहले। तो ये स्टेटमेंट गलत हो। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या होगा? राइट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि एक आशा, ये कुछ नाम है और स्टोरी को याद रखना। आशा एक जर्नलिस्ट है, एम्प्लॉयड, जर्नलिस्ट एम्प्लॉयड है, मतलब कहीं पे वो न्यूज़पेपर के अंदर काम कर रही है। उसने एक स्टोरी है उस न्यूज़पेपर में लिखी, ठीक है। तो दीपक उस स्टोरी के ऊपर एक फिल्म बना देता है और रघु और रेखा है वो उसमें एक लीड रोल है उस फिल्म में है, वो प्ले करते हैं। और जो डांस इस फिल्म के अंदर जो कोरियोग्राफ्ड है वो किया गया था बाय दी अजय। तो यहाँ पे रेखा, रघु, अजय और आशा और एक है न्यूज़पेपर एजेंसी। ये 4-5 चीजें हैं, इनको आपको देखनी है क्या क्या दिया गया है इसके बारे में। तो इनमें से करेक्ट हमें स्टेटमेंट है वो चूज करनी है। तो आशा क्या है? ऑथर है उस लिटरेरी वर्क की। क्या ये करेक्ट है? यस। जब हम बात करते हैं जो कॉपीराइट एक्ट 1950, कॉपीराइट एक्ट है जो 1957 का, उसका सेक्शन 2 का क्लोज डी देखते हैं तो उसमें ये ऑथर मानी जाएगी। ओके, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देन उसके बाद में जो प्रोपराइटर है उस न्यूज़पेपर का, उसके पास में कॉपीराइट ऑन स्टोरी इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग द कॉपीराइट। कॉपीराइट के रिगार्डिंग अगर कोई क्या है कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रखा है तो भी प्रोपराइटर के पास में उसके ऊपर कॉपीराइट होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो जब हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए सेक्शन 17 के बारे में, जो कि बात करता है फर्स्ट ओनर के बारे में, फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट। तो एज पर द सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग क्या है कि जो आशा है वो एम्प्लॉयड है उस न्यूज़पेपर में। तो अब न्यूज़पेपर के पास में है जो उसके जो राइट हैं वो होंगे, ठीक है। वो वहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, कैसे भी है वो वहां पे एम्प्लॉयड है। तो यहाँ पे उस कंडीशन में जो पब्लिकेशन के रिगार्डिंग जो भी राइट्स हैं वो उस न्यूज़पेपर के पास होंगे, वो उसका फर्स्ट ओनर होगा, ठीक है। लेकिन अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी के ऊपर फिल्म बनाना है, बाकी के जो अदर राइट्स हैं उसके फिल्म अडेप्टेशन है, कोरियोग्राफी वगैरह है, तो उस सभी के वो सभी राइट हैं वो किसके पास रिमेन रहेंगे? वो रहेंगे आशा के पास में एज पर द सेक्शन 17। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। देन आती है सी, जो प्रोपराइटर है न्यूज़पेपर का हैज ओनली पब्लिकेशन राइट। तो ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है और सेक्शन 17 क्लोज ए इसको एक्सप्लेन करता है। फिर आता है रघु एंड रेखा हैज परफॉर्मर्स राइट्स। तो जब हम परफॉर्मर के राइट्स की बात करते हैं तो वो आता है सेक्शन 38। सेक्शन 38 कहता है कि जब किसी भी फिल्म में कोई सिंगर है, कोरियोग्राफर, जो परफॉर्मर हैं, उन सभी के पास में भी राइट्स हैं अपने अपने, जिनको कि हम नेबरिंग राइट या फिर रिलेटेड राइट कहते हैं। तो रघु और रेखा ने यहाँ पे एक प्ले लीड रोल है वो प्ले किया था, तो इसलिए इनके पास में भी परफॉर्मर राइट है। वहीं पे अगर हम अजय की बात करें तो ये करेक्ट है। अजय की बात करें तो वो क्या है? ऑथर है म्यूजिकल वर्क का। तो क्या अजय ने यहाँ पे कोई म्यूजिकल वर्क किया था? नहीं, अजय ने किया है कोरियोग्राफ, यानी कि डांस की मूवमेंट को उसने कोरियोग्राफ किया है, वो उसने इंस्ट्रक्शन दे करके उसको डिजाइन किया था। तो वो म्यूजिकल वर्क का ऑथर नहीं है। तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो म्यूजिकल वर्क हमें देखने को मिलता है सेक्शन 2 क्लोज डी के सब क्लोज 2 में, ऑथर के बारे में, ऑथर ऑफ म्यूजिकल वर्क ये उसमें है। और म्यूजिकल वर्क है वो हमें सेक्शन 2 के क्लोज पी में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो म्यूजिकल वर्क जैसा कुछ नहीं था अजय के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी। तो इसमें करेक्ट कौन सी है? ए, सी, डी, और ये सी है वो क्या है? करेक्ट है, इसको गलती से रॉन्ग कर दिया गया, ये सी करेक्ट है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि इन सभी को सीक्वेंस में है वो सेट करना है। किस सीक्वेंस में? एक पेटेंट को ग्रांट करने के लिए एप्लीकेशन किस तरीके से फाइल की जाती है, कौन कौन से स्टेप फॉलो होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग इसको सीक्वेंस में है वो सेट करना है एज पर देयर प्रोसीजर। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या चीज है वो फाइल होती है। तो कोई भी जो पेटेंट ग्रांट करने के लिए, जब हम पेटेंट लेने के लिए सबसे पहले जाते हैं तो हम पहला स्टेप होता है हमारा, वो होता है फाइलिंग ऑफ क्लेम्स, जिसके लिए हमें सेक्शन देखने को मिलता है सेक्शन 7 एंड सेक्शन 10। सेक्शन 7 में देखने को मिलता है हमें फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन,
फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, और सेक्शन 10 में है वो कंटेंट देखने को मिलेंगे ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि उस स्पेसिफिकेशन क्या होंगी, वो सारी चीजें उसमें होंगी। तो ये होगी फाइलिंग ऑफ द क्लेम। फिर फाइलिंग करने के बाद में वो चीज जाती है पब्लिकेशन के लिए, ठीक। फिर होती है उस एप्लीकेशन की पब्लिकेशन जो कि सेक्शन 11A में दी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है रिक्वेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, जो कि सेक्शन 11B में हमें देखने को मिलेगा कि जैसे ही एक एप्लीकेशन है 11A में पब्लिश होती है, फिर उसके बाद में जो भी इंटरेस्टेड व्यक्ति है वो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप इस एप्लीकेशन या इस पार्टिकुलर किसी भी चीज को जो पेटेंट करवाना चाहते हैं उसका एग्जामिनेशन करें। ओके, तो ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद में होता है ग्रांट ऑफ पेटेंट्स। फिर उसको पेटेंट है वो ग्रांट कर दिया जाता है एज पर द सेक्शन 43 ऑफ द एक्ट। फिर एक हमारे पास ये रह गया ऑपोजिशन अंडर सेक्शन 25(2) ऑफ द पेटेंट एक्ट। तो ये अभी पेंडिंग क्यों है? क्योंकि पेटेंट तो मिल गया। ये पेंडिंग इसलिए है क्योंकि इस सेक्शन में जब हम 25 के सब सेक्शन 2 की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो वो है पोस्ट ग्रांट अपोजिशंस, यानी कि पेटेंट ग्रांट करने के बाद में अगर किसी को कोई अपोजिशन लगानी तो वो 25(2) में जा सकता है। अगर 25A की बात करें तो वो पेटेंट ग्रांट करने से पहले की अपोजिशंस होंगी। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा। यानी सबसे पहले वो क्या करेगा? फाइलिंग ऑफ द क्लेम फाइल करेगा, फिर उनके बाद में होगी पब्लिकेशन, फिर उसके बाद में एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट आएंगी, फिर उसके बाद में उसको पेटेंट ग्रांट किया जाएगा, एंड देन लास्ट में आएंगे पोस्ट ग्रांट अपोजिशंस होंगे वो। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस वो हमें थर्ड ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि इन ट्रेडमार्क में से कौन सा ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड हो सकता है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में। इन सभी एक्ट के आप ईयर जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये भी सीक्वेंस है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास में है रसोई फॉर द हाइड्रोजनेटेड ऑयल। तो क्या ये रजिस्टर्ड हो सकता है एज ए ट्रेडमार्क? तो इसके लिए हमें सबसे पहले दो सेक्शन पता होना चाहिए, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 11, जिसमें कि कुछ एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्राउंड्स दिए गए हैं कि एक जो ट्रेडमार्क है उसको किस तरीके से जो रिजेक्ट किया जा सकता है अगर वो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं करता। तो उसमें से कुछ एक आता है कि ट्रेडमार्क मस्ट बी डिस्टिंक्ट, ओके, नॉट बी डिस्क्रिप्टिव, नॉट बी डिसेप्टिव, नॉट बी जेनरिक, नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, और इट शुड नॉट बी कॉज कंफ्यूजन। कुछ इस तरीके से यहाँ पे ग्राउंड्स दिए गए हैं जो कि एब्सोल्युटली रिफ्यूजल के लिए है, मतलब एब्सोल्युटली प्रोहिबिट है कि आप उनको नहीं यूज कर सकते, या फिर कुछ रिलेटिव ग्राउंड्स हैं जो कि एक ट्रेडमार्क को रिफ्यूज करने के लिए काफी है। तो रसोई और एक ऑयल है, मतलब ऑयल का मतलब रसोई का मतलब क्या है? किचन, और जो ऑयल है वो भी एक कुकिंग से ही रिलेटेड है। तो जनरली ये इसको डिस्क्रिप्टिव वे में इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये डायरेक्टली उस क्या कहते हैं प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, या फिर कहें हम जो है किचन में यूज होने वाला ये प्रोडक्ट है उसको सजेस्ट कर रहा है। तो क्या है? डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यानी कि जो प्रोडक्ट है उससे उस ट्रेडमार्क के अंदर एक यूनिकनेस, अलग होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज उस व्यक्ति की और जो ये मार्क है उसको अलग अलग शो करने वाला, तो ये नहीं होगा। फिर आता है झुमरी तलैया फॉर द पेन। तो ये हो सकता है क्योंकि पेन और झुमरी तलैया का किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, कंप्लीटली डिस्टिंक्ट है ये, तो ये रजिस्ट्रेबल है। फिर आता है बैंक फॉर द बैंकिंग सर्विसेज। बैंक इज ऑलरेडी ए बैंकिंग सर्विस, मतलब ये जैसे बैंक का नाम लेते हैं तो उस पार्टिकुलर बैंकिंग सर्विस का ही नाम आता है। तो बैंक उस एक सर्विस को ही बैंक कहा गया है जहां पर आप बैंकिंग सर्विसेज कर रहे हैं, तो इसका नाम बैंक के तौर पे रजिस्टर नहीं कर सकते, ये डिस्टिंक्ट बिल्कुल भी नहीं है। फिर आता है स्क्वायर शेप फॉर दी टायर। तो शेप है वो जनरली रजिस्ट्रेबल है, वो कोई इशू नहीं है, इसको कर सकते हैं। फिर आता है ऑब्सीन मैटर थिंग्स। तो क्या ये रजिस्ट्रेबल है? नहीं, ये आपको पहले ही प्रोहिबिट कर दिया गया है। सेक्शन इसका देखने को मिलेगा हमें 9 सबसेक्शन 2 ट्रेडमार्क एक्ट 1999 का, जो कि कहता है कि अगर कोई ऐसा मार्क जो कि ऑब्सीन मैटर से है या ऑब्सीन मैटर शो कर रहा है तो वो यहाँ पे रजिस्ट्रेबल नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो इसके बी और डी हैं वो दो ही रजिस्ट्रेबल हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि जो मोरल राइट हैं
वो एक कंसेप्ट है, वो प्रिवेल करता है किसमें, क्या वो ट्रेडमार्क में, कॉपीराइट में, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में है, इंडस्ट्रियल डिजाइन में है। तो मोरल राइट का मतलब क्या है? मोरल राइट का मतलब है नॉन इकोनॉमिकल राइट ऑफ द क्रिएटर या ऑथर, जो कि उस वर्क के ऊपर होते हैं, जो कि कंप्लीटली जो इकोनॉमिक राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट टू रिप्रोड्यूस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, परफॉर्म करना, उनसे कंप्लीटली अलग होता है। इसको हम एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसमें राइट ऑफ पैटर्निटी, यानी कि उसकी ऑथरशिप का राइट, यानी कि वो ऑथर हमेशा वही माना जाएगा। और राइट ऑफ इंटेग्रिटी, मतलब किसी व्यक्ति ने कोई आर्टिकल है या कोई पीस ऑफ आर्ट है उसने बनाया है, कुछ चीज लिखी है, उसको अगर किसी ने खरीद लिया है और उसमें वो गलत तरीके से उसको शो कर रहा है, यानी कि जो उस ऑथर की इंटेग्रिटी है उसको ही नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। इस तरीके से इसका जो मॉरल राइट है वो हमेशा ऑथर के साथ में प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये जनरली हमें कॉपीराइट में देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ वाला राइट होगा। तो ये थे आज की इस वीडियो के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। आई होप कि इन 10 क्वेश्चंस के साथ साथ में आपको काफी सारा मैटर और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स हैं वो देखने को मिले हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि उनके भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। और जाइएगा नहीं, यहाँ पे ऊपर आपको देखने को मिलेगा एक कोर्स, टेस्ट सीरीज और ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट वीडियोस, और ये एक्सप्लेनेशन की सभी वीडियोस उस कोर्स के अंदर। यूट्यूब पे सारी वीडियोस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हाफ पोर्शन में भी, लगभग हाफ पोर्शन के आसपास ही मिलेगा, बाकी के सारे आपको कोर्स सेक्शन में ही देखने को मिलेंगी। तो जाइए प्ले स्टोर से ला नोट्स फॉर यू ऐप डाउनलोड कीजिए और इन सभी कंटेंट्स का लुत्फ उठाइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।